क्लास 11th हिंदी के एग्जाम में हमारे पद्य और गद्य दोनों के साहित्य के इतिहास के अंतर्गत जो जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। और ये आपके एग्जाम में काफ़ी नंबर ये जो है पार्ट कवर करता है, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव भी आ जाते हैं और सब्जेक्टिव तो आना ही है। ठीक है, सो मेनली क्वेश्चन जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना भाई, ये महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और मैं कह रहा हूँ कि आपके एग्जाम के लिए ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल ध्यान से देख लेना। अगर आपने इन्हें स्किप कर दिया तो आप बहुत कुछ खो दोगे, बिकॉज स्टार्टिंग से हम अगर पढ़ना स्टार्ट करें तो हम पद्य साहित्य का इतिहास ही सबसे पहले देखते हैं बुक में। ठीक है, और इसी प्रकार से आपको प्लेलिस्ट चेक कर लेनी है। आपको हर एक विषय का वीडियो मिल जाएगा, हर एक सब्जेक्ट का। ठीक है, और हर एक टॉपिक का आपका हिंदी में बात करें तो ठीक है, तो प्लेलिस्ट चेक कर लेना। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले का पद्य साहित्य का इतिहास। ठीक है, पद्य साहित्य के इतिहास में भाई सबसे पहली चीज़ अगर इंपॉर्टेंट के तौर पर देखें तो भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं एवं कवियों के नाम लिखना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है कि भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो क्वेश्चन कौन सा याद रखना है आपको आंसर में? लोक मंगल तथा समन्वय की भावना रही है। ठीक है, लोक मंगल यानी कि लोगों को अच्छा सोचा गया है। ठीक है, उनके बारे में रचनाएं देखने को मिली हैं। ठीक है, और भक्ति भाव का प्राधान्य, भाई भक्ति काल है, एकदम से भक्तिमय जीवन रहा है। ठीक है, स्वांत सुखाय काव्य साधना रही है। ठीक है, भाव और कलापक्ष का मणिकांचन योग रहा है। ठीक है, अब देखो भाई भक्ति काल में एक तरीके से काव्यपूर्ण रचना है, तो भाव पक्ष कला पक्ष तो होना लाजमी है। ठीक है, और सुखाय काव्य साधना रही है, भक्ति भाव का प्राधान्य। बस इतनी चीजें याद रखो। भक्ति काल से एक चीज तो याद रखिए, भक्ति भाव का प्राधान्य। ठीक है, और भक्ति है तो भाई लोक मंगल के बारे में भक्ति में बात ना हो ऐसा हो सकता है क्या? तो बस लोक मंगल की भावना रही है और भाव पक्ष एवं कला पक्ष का मणिकांचन योग रहा है। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, तो भाई वो इन्हीं कारणों से कहा जाता है। ठीक है, तो केवल और केवल विशेषताएं याद कर लो तो वो आप इसमें ना आप लिख दोगे आसानी से। ठीक है, और आपका ये गलत भी नहीं माना जाएगा। अब देखो मेन अगर इसका आंसर कहा जाए कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, तो इसमें भक्ति परक रचनाओं का इसमें चित्रण देखने को मिला है। ठीक है, जो भक्तिपूर्ण रचनाएं हुई हैं, भक्ति भाव का एक तरीके से प्राधान्य रहा है इस युग में। ठीक है, इसीलिए इसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कह दिया गया। ठीक है, इतना याद रखोगे, बाकी ये विशेषताएं लिख दोगे तो नंबर कोई काट नहीं पाएगा दादा। ठीक है, कह रहा है सगुण भक्ति धारा और में अंतर, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण में अंतर आ जाता है, और विशेषताएं और प्रमुख कवियों के नाम लिखने के लिए पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो भाई कहता है सगुण भक्ति धारा। अब ये क्या है? ये भक्ति काल की ना, भक्ति काल की एक धारा है। ठीक है, भक्ति काल की दो धाराएं हैं। ठीक है, भक्ति काल को कितनी धाराओं में बांटा गया भैया? दो में बांटा गया। एक कौन है? निर्गुण भक्ति धारा, एक है सगुण भक्ति धारा। चीज क्लियर है? चीज क्लियर है? भक्ति काल अपनी दो भागों में बटी है। ठीक है, एक है सगुण, एक है निर्गुण। ठीक है, फिर सगुण दो में बटी है और निर्गुण दो में बटी है। सगुण को बांटा गया है राम भक्ति एक तरफ, ठीक है, और एक तरफ बांटा गया है कृष्ण भक्ति। ठीक है, तो ये सगुण भक्ति धारा होगी। निर्गुण को बांटा गया एक तरफ कौन सी होगी? आपकी प्रेमाश्रयी धारा होगी, और एक तरफ होगी आपकी ज्ञानाश्रयी धारा। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर करके रखना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है, इसकी विशेषताएं, इनमें अंतर आ सकता है। ठीक है, एक तो अलग से क्वेश्चन बने तो विशेषताएं मेनली रूप से इंपॉर्टेंट है। तो साकार ईश्वर की उपासना सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत की गई, भगवान की लीलाओं का वर्णन किया गया। ठीक है, तो हमने इसमें देखा राम कृष्ण भक्ति धारा है इसके अंतर्गत। ठीक है ना, रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी धारा। तो इसमें ना राम कृष्ण की लीलाओं का भी वर्णन है, यानी कि भगवान की लीलाओं का वर्णन है। और इसके प्रमुख कवि कहें तो तुलसीदास, सूरदास हैं। ठीक है, इनको याद रखना। मीराबाई है ना, ये इसके प्रमुख कवि हैं। और यहाँ पे आप रस खान को मान सकते हो। अगला है निर्गुण भक्ति धारा की विशेषताएं लिखते हुए कवियों के नाम। ठीक है, वही चीज़ है। तो इसमें निराकार ईश्वर की उपासना है, इसमें क्या है? साकार ब्रह्मा या ईश्वर की उपासना है। ठीक है, और जाति और धर्म से परे है यह। ठीक है, इसमें भगवान से रिलेटेड, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भगवान की लीलाएं नहीं की गई इसमें। ठीक है, जाति और धर्म से परे है। कबीर, रैदास, ठीक है, इसके प्रमुख कवि माने जाते हैं। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी, तो ये प्रमुख इसके कवि माने जाते हैं। बाकी इन्हें याद रखना। निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत कबीर दास जी जो है ज्ञानाश्रयी धारा के कवि हैं। ठीक है, ज्ञानाश्रयी, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, अगला आ जाता है हमारा छायावाद की दो विशेषताएं लिखते हुए उनके छायावादी कवियों के नाम लिखिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो विशेषताएं शॉर्ट फॉर्म में देखें तो प्रकृति चित्रण किया गया है, तो प्रकृति प्रेम रहा है इसमें। रहस्यवाद की प्रधानता रही है, स्वच्छंदता इसमें देखने को मिली है। ठीक है, तो ऐसी आप 3 पॉइंट केवल याद रख लो, और बाकी आप अपने हिसाब से एक दो यहाँ पे इसको पूरा सेंटेंस बना करके लिख दोगे। ठीक है, तो प्रकृति प्रेम, रहस्यवाद और स्वच्छंदता, इसके प्रमुख कवि हैं छायावाद के सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा, ये हैं इसके प्रमुख कवि। ठीक है, तो ये बिल्कुल से कवियों को याद रखना, और ये इसके स्तंभ कवि माने जाते हैं। ठीक है, स्तंभ कवि कौन से हैं छायावाद के? जयशंकर प्रसाद, इनको याद रखना। ठीक है, और ये नाटक सम्राट भी माने जाते हैं। ठीक है, नाटक सम्राट, तो इनको याद रखना।
अगला है कि रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं लिखते हुए कवियों के नाम लिखिए। ठीक है, तो इसी प्रकार का क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तो बिल्कुल से देख लो। रीतिकाल में श्रृंगार रस की जो रचनाएं हैं वो की गई हैं, यानी कि श्रृंगार रस की प्रधानता रही है। ठीक है, श्रृंगारिक रचनाएं देखने को मिली हैं। नायक नायिका की संयोग और वियोग का वर्णन है, और नायिका भेद है। ठीक है, और नायक नायिका के संयोग एवं वियोग का भी वर्णन है। राज दरबारी कविताओं का यहाँ पे वर्णन देखने को मिला है। ठीक है, इसमें जो रीतिकाल के कवि हुआ करते थे वो राजा के दरबार में बैठते थे और फिर वहाँ पर रचनाएं लिखा करते थे, वो राज दरबारी कविताओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, और श्रृंगार रस का वर्णन है और श्रृंगार की प्रधानता है, तो आप इससे ही समझ जाएंगे कि नायक नायिका के संयोग और वियोग का वर्णन तो होगा ही होगा। ठीक है, तो श्रृंगार से एक चीज़ याद रखना। ठीक है, और रीतिकाल का प्रमुख रस कौन सा हो गया? श्रृंगार रस। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अगला आपको जो क्वेश्चन करना है वो है प्रगतिवाद की विशेषता। ठीक है, प्रगतिवाद की दो विशेषता लिखते हुए एक रचना का नाम लिखिए। तो सामाजिक यथार्थवाद की प्रधानता रही है, इसमें वर्ग संघर्ष की बात पर जोर दिया गया है और मानवतावाद को स्थान मिला है। इसके प्रमुख कवि हैं नागार्जुन, शमशेर बहादुर सिंह और त्रिलोचन। ठीक है, तो इनकी रचना जरूर से आपको कंप्लीट कर लेनी है। अगला है नई कविता, तो इसकी विशेषता और कवियों के नाम, वही क्वेश्चन। ठीक है, यथार्थवादी दृष्टिकोण इसमें भी रहा है। ठीक है, यथार्थवाद की प्रधानता रही है और गद्यात्मक रहा है, और इसमें नई कविता के अंतर्गत आप देख सकते हो, ऐसा कह सकते हो एक तरीके से नए युग की ओर यहाँ पे आगमन इसमें देखा गया है। ठीक है, तो ऐसा लिख दोगे। और व्यक्तिगत अनुभव। ठीक है, तो ये तीन तो आप लिख ही दोगे। नई कविता से एक चीज़ याद रखना है ना, नई कविताओं की ओर आगमन, नए युग की ओर। ठीक है, तो ऐसा लिख देना। और ये आधुनिक काल भी है। ठीक है, अगर है द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता लिखते हुए कवियों के नाम लिखिए। ठीक है, द्विवेदी युग में समाज सुधार एवं राष्ट्रीय चेतना जागृत करने हेतु रचनाएं लिखी गई हैं। भाषा शैली का परिमार्जन और शुद्धिकरण के ऊपर रचनाएं हैं। ठीक है, और गंभीर और विचार प्रधान गद्य के लेखन पर ध्यान दिया गया है। ठीक है, इस युग के गद्य विशेषकर निबंधों में हास्य व्यंग्यात्मक शैली को अपनाया गया है। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पर विशेषताएं हैं इसके निबंधों की, कह सकते हो, और इसके कुछ यहाँ पर रचना होगी। ठीक है, राष्ट्रीय चेतना से यहाँ पर परिरचना है इसकी, तो ये हो जाएंगी। आगे हम गद्य साहित्य के कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं, ये शायद गद्य का ही क्वेश्चन है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम गद्य और पद्य दोनों ही कर रहे हैं। कह रहे कहानी के तत्व लिखिए। ठीक है, कहानी और नाटक दोनों के तत्व छः छः होते हैं। ठीक है, दोनों के तत्व इंपॉर्टेंट हैं। कह रहे कहानी के छः तत्व होते हैं, यह संख्या याद रखना, छः। ठीक है, कथानक हो गया। ठीक है, जैसे फिर पात्र हो गया, चरित्र चित्रण भी जिसे कहते हैं, संवाद हो गया। ठीक है, और देशकाल और भाषा शैली और उद्देश्य। ठीक है, ये छः कथन होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक उद्देश्य हो गया, भाषा शैली हो गई, कथानक हो गया, पात्र हो गया, संवाद हो गया। ठीक है, और देशकाल, ये छः कथन होते हैं। छः राउंड आप देख पा रहे होंगे। नाटक के भी यहाँ पे क्या होते हैं? छः तत्व होते हैं। छः तत्व होते हैं नाटक के, कथा वस्तु, संवाद, पात्र, भाषा शैली, अभिनेता, उद्देश्य। ठीक है, ये छः यहाँ पे होते हैं इसके तत्व। आगे कह रहा है भारतेंदु युग के निबंधों की विशेषताएं लिखिए भाई। तो इस युग के निबंधकारों ने विविध विषयों पर अपनी लेखनी चलाई है। तो ये तो आप एक तरीके से हर एक में लिख सकते हो, है ना, कि इस युग के निबंधकारों ने एक अलग ही विषय पर अपनी लेखनी चलाई है ना, एक विभिन्न विभिन्न विषयों पर अपनी लेखनी चलाई है, ऐसा लिख देना। ठीक है, इस युग के लेखक जर्जर रूढ़ियों का विरोध करते थे, परंतु नवीनता का अंधानुकरण नहीं करते थे। ठीक है, हास्य व्यंग इनका प्रधान अस्त्र था। तो ये कुछ इसकी विशेषताएं यहाँ पर भारतेंदु युग की हो जाती हैं। आगे देख लेते हैं द्विवेदी युग की कुछ विशेषताएं। यहाँ पे भाषा तथा व्याकरण संबंधित विषयों पर ध्यान दिया गया है। द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के संपादन पर करके निबंधकारों को मार्गदर्शन दिया है। ठीक है, प्रवर्तक कौन माने जाते हैं इस युग के? आप लोग कमेंट सेक्शन बताइएगा जल्दी से। ठीक है, द्विवेदी युग के प्रवर्तक के रूप में किसे जाना जाता है? अगला कह रहा है नाटक और एकांकी में अंतर लिखिए भाई। नाटक, कहानी, उपन्यास, रेखाचित्र, इनमें अंतर ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गद्य से। ठीक है, नाटक भाई, नाटक एक विस्तृत काव्यात्मक रचनात्मक रूप होता है जिसमें अधिक संख्या में पात्र होते हैं। तो दो अंतर तो यही हो गए। ठीक है, और एकांकी केवल एक दृश्य में होता है। ठीक है, ये क्या है? एक विस्तृत रूप से काव्यात्मक रचना होती है, जबकि एकांकी केवल एक दृश्य होता है, एकांक होता है। ठीक है, इसमें कम पात्र होते हैं। इसमें क्या अधिक पात्र हैं, इसमें कम पात्र हैं। सीमित स्थान होता है इसमें, और यह एक से अधिक दृश्यों में विभाजित होता है। इसमें संक्षिप्त कहानियाँ, घटनाओं का चित्रण होता है। नाटक में कथानक की प्रस्तुति और संवादों का आदान प्रदान विस्तृत होता है। ठीक है, तो यही चीज़ है कि नाटक एक तरीके से विस्तृत होता है, बड़ा होता है, पात्र होते हैं अधिक। ठीक है, कहाँ एकांकी की तो बात ही अलग है कि एकांकी छोटी होती है, एक दृश्य होता है, इसमें एक अंक होता है, कम पात्र होते हैं, सीमित स्थान होता है, कम कम चीज़। ठीक है, आगे देखें, कहानी और उपन्यास में अंतर लिखिए। दो अंतर भाई, महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, महा इंपॉर्टेंट, कहानी और उपन्यास। ठीक है, देखो कहानी क्या होती है भाई? कहानी छोटी होती है, बेसिक सी बात है भाई, कहानी को हम जल्दी पढ़ लेते हैं, छोटी होती है। ठीक है, और इसमें पात्रों की संख्या, बिकॉज यार छोटी है तो पात्रों की संख्या कम है। ठीक है, देखो कहता है उपन्यास बड़ा और विस्तृत होता है, इसमें कई घटनाएं होती हैं और पात्र या कथानक भी कई हो सकते हैं। ठीक है, अब भाई छोटा है तो
छोटी सब स्तर पर होता है, ठीक है। उपन्यास क्या है, बड़ा और विस्तृत होता है, ठीक है। ये कहानी छोटी होती है ना। कहानी में पात्रों की संख्या कम होती है, सीमित होती है। इसमें पात्र अधिक होते हैं, ठीक है, अपेक्षाकृत। अगला है जीवनी और आत्मकथा में अंतर, इसको भी करना है। और कहता है कि जीवनी और आत्मकथा में अंतर बताते हुए दो दो विधाओं की एक एक रचना लिखी, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, या फिर ऐसे आ जाएगा सिंपली कहते का केवल अंतर भर लिखिए, ठीक है। देखो आंसर कैसे लिखना है इसका एग्जाम में, पहले तो अंतर देख लेगा। आत्मकथा में लेखक स्वयं अपने जीवन की कथा पाठकों के सामने प्रस्तुत करता है, ठीक है। आत्मकथा मतलब आत्म यानी कि बोले को अपनी कथा भाई, स्वयं की लिख रहे हैं भाई, जो एक्चुअल में हुआ है, ठीक है। ये कल्पना पर आधारित नहीं हो सकती है, ये आपने जो हुआ है एक्चुअल में वही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अपने जीवन की कथा पाठकों के सामने आप लिखोगे तो वो है आत्मकथा। जबकि जीवनी में लेखक इतिहासकार की पूरी तरह से सच्चाई से किसी व्यक्ति के जीवन की जन्म से लेकर के मृत्यु तक की सभी घटनाओं के बारे में लिखता है, ठीक है। मतलब वो व्यक्ति स्वयं नहीं लिखता, जिसकी घटना है वो जिसके साथ वो हुआ है ना। जीवनी किसी और की लिखी जाती है, आत्मकथा स्वयं की लिखी जाती है। इतनी बात क्लियर है, यही है पहला अंतर, ठीक है। जीवनी लेखन में लेखक तटस्थ रह करके लिखता है, आत्मकथा में लेखक अपने जीवन की घटना का वर्णन अपनी स्मरण शक्ति का दर, भाई अब जो याद रहेगा वही तो लिखेगा ना, ठीक है। और जीवनी में किसी का गलत तो लिख नहीं देगा भाई, किसी ने कुछ और किया था आप कुछ और लिख दो, है ना। तो तटस्थ रहना पड़ता है, ठीक है। आप अपना तो कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे जो जो चीज़ें याद रहेंगी वही चीज़ें आप सही लिखना चाहोगे, ऐसा यहाँ पे इसमें होता है। जीवनी में लेखक अपने विचार और प्रतिक्रिया नहीं दर्शाता, भाई कैसे दर्शा देगा यार, दूसरे का लिख रहा है, अपना का दर्शाएगा लेखक। आत्मकथा में लेखक अपने परिवार, समाज, राजनीतिक घटनाक्रम इनको बराबर दर्शन कराता है, वो अपने यहाँ पे अपनी जो उसकी कल्पना होती है उनको रखता है, ठीक है। बाकी उदाहरण में याद रखना, जीवनी जो है कलम का सिपाही अमृत राय की रचना है, ठीक है। और आत्मकथा में मेरा जीवन प्रवाह ये वियोगी हरि की रचना है। ये कुछ यहाँ पे इनके उदाहरण के तौर पर दिए गए हैं, ठीक है। अगला और लास्ट अंतर आपको इससे करना है भाई, रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संस्मरण लेखक के स्मृति पटल पर अंकित किसी विशिष्ट व्यक्ति के जीवन की घटनाओं का विवरण होता है, ठीक है। तो कोई व्यक्ति है, उसको जो जो चीज़ें याद हैं, ठीक है, उसने वो लिखी है ना, किसी विशिष्ट व्यक्ति के बारे में हो सकती हैं या किसी घटना के बारे में हो सकती हैं, उनको वो लिखता है तो वो संस्मरण है, ठीक है। संस्मरण, ठीक है, संस्मरण, स्मरण मतलब स्मृति में जो चीज़ें, ठीक है। रेखा चित्र किसी वस्तु या पात्र का आकर्षक ढंग से चित्रात्मक वर्णन होता है, ठीक है। संस्मरण वास्तविक होता है, रेखा चित्र काल्पनिक भी हो सकता है भाई। संस्मरण संक्षिप्त होता है, रेखा चित्र विस्तृत होता है, ठीक है। ये अंतर तो हर एक में बना करके लिख के आना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पूरे हो जाते हैं गद्य और पद्य के क्वेश्चन। आपको इतने क्वेश्चन बिल्कुल से एग्जाम में करके जाना है और इन क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करना है और गद्य खंड खत्म है भाई, ठीक है। अब वैसे तो अगर विस्तृत रूप से देखें तो बहुत हो जाएगा, लेकिन इन क्वेश्चन को ना महा इंपॉर्टेंट के तौर पर मैंने करवाया है। तो अब इस टाइम आपको यही पढ़ना चाहिए और अपने एग्जाम में बहुत अच्छी तरीके से करना है आपको। सो प्लेलिस्ट पर अपडेटेड रहना और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहना, सब कुछ मिलता रहेगा, सब कुछ मिलता रहेगा। आप इन क्वेश्चंस को रेडी करो, इनसे ऑब्जेक्टिव भी आपके बन रहे हैं, ठीक है। जो जो बता दिए सब कुछ कर लेना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग और सब कुछ मिल जाएगा आपको, ठीक है।